हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस करंट अफेयर्स सेशन में। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो बात करता है UNRWA की। ठीक है, तो UNRWA क्या है? UN मतलब समझ गए, यूनाइटेड नेशंस। आर फॉर रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, तो UNRWA नाम में यूनाइटेड नेशन आया है, तो आप समझ गए भाई किसका हिस्सा है? ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा क्यों। तो आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन का जो लफड़ा चल रहा है ना उनका लफड़ा चलता ही रहता है, अभी भी चल रहा है। ठीक, तो उसी लफड़े के बीच में जो इजराइल है उसने अटैक कर दिया। किस पे अटैक किया? तो RNWA का एक स्कूल था जिसको अभी शेल्टर की तरह यूज़ किया जा रहा था, उसी शेल्टर पे इन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, तो वापस से ये चीज़ जो RNWA है वो वापस से आपका न्यूज़ में आ गया। ठीक, किस जगह पे ये हमला हुआ है? तो नुसरत गाज़ा में एक जगह है, वहाँ पे ये हमला हुआ है। तो UNRWA है क्या? एक सब्सिडियरी एजेंसी है जो कि क्रिएटेड की गई थी UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। कब? 1949 में। स्टार्टिंग में इसका जो हेडक्वार्टर था वो बैरूत में था। बैरूत पता है, लेबनान की कैपिटल, राइट? बैरूत में इसका हेडक्वार्टर था पहले, लेकिन जिसे बाद में क्या किया गया, बदल दिया गया और कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसका हेडक्वार्टर को? वियना में। कब? 1978 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसको क्रिएट करने का? तो अब ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई साहब देखो, रिलीफ देना है, हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज को देना है और एजुकेशन सर्विसेज को देना है। किन्हें देंगे हम? ये सारा, ये जो राहत है, ये जो हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज हैं, किसे देना है? तो जो पैलेस्टीनियंस हैं, जिन्होंने अपना घर खो दिया, जिन्होंने अपने आजीविका के साधन को खो दिया, उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी UNRWA के द्वारा। ठीक है, अब कौन से पैलेस्टीनियंस की बात यहाँ हो रही है? ये सब कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, क्रिएट तो कब किया गया? 1949 में। तो यानी कि उस टाइम का ऐसा कुछ बवाल रहना चाहिए, है ना? तो आपको पता है इजराइल का फॉर्मेशन कब होता है? 1948 में। उसके बाद अरब इजरायली वॉर्स होने लगती हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद फिर तो भाई हालत ही ख़राब हो गई फ़िलिस्तीनियों की, है ना? तो उन्हीं के लिए ये UNRWA बनाया गया था। कब? 1949 में। किसने बनाया? UNGA ने बनाया। ठीक है, और न्यूज़ में अभी क्यों है? क्योंकि उस पर अभी इजरायली अटैक हुआ है। ठीक, और कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं? ऑपरेशन इनका कहाँ होता है UNRWA का? तो जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इंक्लूडिंग द ईस्ट ऑफ जेरूसलम। तो इन सारे जो प्लेसेस हैं, सारे कंट्रीज़ को ज़रा एक बार आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में हम मैपिंग क्लासेस भी कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका करंट अफेयर्स आता है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बारे में। भाई साहब ये क्यों न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था ना क्योंकि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का जो 42% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है और 53% नेचुरल गैस आउटपुट है, उसको अभी के लिए शट कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? तो भाई एक फ्रेंसाइन जो भी हो, मुझे नहीं पता इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, तो ये एक हरिकेन आने वाला है, जिसकी वजह से क्या किया गया, ये ऑयल प्रोडक्शन है और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन आउटपुट है, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया इस हरिकेन की वजह से। ठीक, तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, करंट अफेयर्स तो है, साथ में ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। आपने मैप में ऐसे देखा होगा, ऊपर जो है आपका क्या है? US है। ठीक है, नीचे क्या है? मैक्सिको है, और बीच में ऐसा ये सी स्ट्रक्चर का क्या है? आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शली लैंड लॉक्ड है, आपको दिख रहा है भाई, 3 साइड से यहाँ पे ज़मीन है और एक साइड से खुला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ये पार्शली क्या है? लैंड लॉक्ड है, बट पार्शली। ठीक, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ है, लार्जेस्ट गल्फ़ है, और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। ठीक, दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। किन से घिरी हुई है? तो अगर आप देखेंगे वेस्ट में कौन है? आपका मैक्सिकन युकाटन है और वेरा क्रूज है, ये देखो। ठीक है, और साउथ में सीधे सीधे आपका क्या जाता है? ये ग्वाटेमाला कुछ ज़्यादा ही पास आ गया। ठीक है, इतना पास नहीं है। ठीक, ये पूरा आपका क्या है? मैक्सिको है। ठीक, नॉर्थ में आपको USA दिख ही रहा है। ओके, अब ईस्ट की बात करेंगे। ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है? इधर क्यूबा है और इधर ही आगे क्या है? कैरिबियन आइलैंड्स है। ठीक है, और वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट भी हो ही गया भाई, साउथ भी हो गया। साउथ में मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिकन मेनलैंड है। ठीक, अगली बात, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो
देखो ये पूरा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। यहाँ आपको युकाटन चैनल दिख रहा है, यहाँ आपको स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा दिख रहा है, ठीक। तो ये युकाटन चैनल, इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इधर जो आगे जाएंगे वो क्या होगा आपका कैरिबियन सी, ठीक है, क्या होगा कैरिबियन सी। और इधर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर क्या दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, और आगे आपको क्या दिखेगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे कि जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो कैरिबियन सी से कैसे जुड़ा है, युकाटन चैनल के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि किसके बीच में है, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये रहा युकाटन चैनल, ये है क्यूबा, ये है मैक्सिको, ठीक है। तो इनके बीच में है, ठीक। चैनल क्या कर रहा है, दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, ठीक। स्ट्रेट भी वही करता है, तो स्ट्रेट देखेंगे किसे जोड़ेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ेगा, किससे, अटलांटिक ओशन से जोड़ेगा। और अलग किसको करेगा, ये है आपका यूएस का पोर्शन और ये है क्यूबा, इन दोनों को अलग कर रहा होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ज़रा एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और ये जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ बोला जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन और इसका फॉर्मेशन लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, ठीक, आई थिंक ट्रायसिक पीरियड में, ठीक। ओके इसका एक दूसरा नाम मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज भी है। क्यों है, तो आप एक बार यूरोप में मेडिटेरेनियन की इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, बस वही सेम इंपॉर्टेंस गल्फ ऑफ मैक्सिको की है अमेरिका के केस में, ठीक। अब जब आप गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे होंगे गल्फ स्ट्रीम से, ठीक है। जब भी आप बात करते हैं ओशन करेंट्स की, वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करेंट है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये रही हमारी पूरी अर्थ, ठीक है, बीच में है इक्वेटर, पानी ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक। अब यहाँ क्या होता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऐसे घूम के फिर ऐसे जाता है, ठीक। अब जो इक्वेटर के पास का पानी हो तो पक्की बात है भाई गर्मी है वहाँ पे, वो गर्म ही होगा, ओके। और अगर इक्वेटर से कोई वाटर करंट पोल की तरफ जा रही है तो वार्म करंट होती है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो ध्यान रखेंगे जो सी वाटर है जो कि कहाँ से आ रहा है, कैरेबियन सी से आ रहा है, ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, वो क्या करता है, अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ से ऐसे पानी आ रहा था, ठीक, यहाँ आया तो अब ज़मीन से टकराते हुए बहुत ही शार्प क्लॉकवाइज ऐसे टर्न लेता है और फिर ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और गल्फ से होकर गया है, इसलिए इस ओशन करंट का नाम क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम हो जाता है ये, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वार्म ओशन करंट्स है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से घूम के निकली है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से निकली और आगे जाके किधर जाती है, अटलांटिक ओशन में जाती है, ओके। जो मेजर रिवर्स जो कि इसमें आती हैं, गिरती हैं, वो कौन है, मिसिसिपी एंड रियो ग्रांडे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मिसिसिपी कौन सा डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरते टाइम, तो बर्ड फुट लाइक डेल्टा बनाती है। अगर आपको एक वीडियो चाहिए होगी या फिर कोई क्लास चाहिए होगी टाइप्स ऑफ डेल्टा पे, तो वो भी मैं दे दूँगी, आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट हैं पेट्रोलियम के और नेचुरल गैसेस के, और इसलिए ये क्या है, ये एक सेंटर है किसका, यूएस ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, ठीक है। ये था आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक बार मैप, ये तो बहुत छोटा सा है, एक बार आप मैप को मतलब सर्च करके और अच्छे से देखिए, या फिर गूगल अर्थ में देखा करिए, वो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर करता है। अगला जो करंट अफेयर्स रहा न्यूज़ में, वो था आपका पोर्ट ब्लेयर। क्यों न्यूज़ में रहा, तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया, एक बयान दिया, उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही कि भाई साहब देखो जो पोर्ट ब्लेयर है ना अपना, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, उसका हम नाम चेंज कर रहे हैं। क्या नाम करने वाले हैं, श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम हम उसका नाम चेंज करने वाले हैं। तो नाम चेंज किया जा रहा है भाई, कुछ तो रीज़न होगा, किसी चीज़ से जोड़ के देखा जाएगा, बिल्कुल जोड़ के देखा जाएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर इसका नाम कैसे पड़ा। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ा आर्कीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे, ठीक है। अब क्यों इनके नाम पे, तो आर्कीबाल्ड ब्लेयर जो हैं ये पहले ऑफिसर थे, ठीक है, उस टाइम के नेवी के पहले ऑफिसर थे जिन्होंने सर्वे किया था पूरे अंडमान को बहुत ही थरोली, ठीक है, बहुत ही थरोली सर्वे किया था। ऐसे ये पहले ऑफिसर थे, ठीक है, आर्कीबाल्ड ब्लेयर, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पोर्ट ब्लेयर रखा गया, ओके। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होने वाला है, श्री विजयपुरम होने वाला है, ओके। ये है क्या, कैपिटल सिटी, ये आपको दिख रहा है ना, अंडमान, ठीक। पोर्ट ब्लेयर क्या है, कैपिटल सिटी है। और कहाँ पे ये सिचुएटेड दिख रही है, तो ये देखो आपको पूरा अंडमान दिख रहा है
है ना, पूरा अंडमान है। ये हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर ये हो गया मिडिल, ये हो गया साउथ, और ये नीचे छोटू सा क्या है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। तो साउथ अंडमान के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको क्या दिखता है, पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस लिए था, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया था। ओके, अब जो मेन है श्री विजयपुरम रखने का रीज़न क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा और पीछे मतलब कितना पीछे, तो मिडाइवल इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11th सेंचुरी में जो चोला एम्पायर के राजेंद्र फर्स्ट थे, ये अटैक करने वाले थे किस पर, इंडोनेशिया पे, ठीक है। और इंडोनेशिया का उस टाइम पे नाम क्या था, श्री विजय था, श्री विजय नाम था इंडोनेशिया का उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर वाली जगह है ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस वाली थी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक नेवल बेस यहाँ हुआ करता था जहाँ से इनको अटैक अपना शुरू करना था, ठीक है। यहाँ से अटैक करने वाले थे। तो श्री विजय इंडोनेशिया था, और पुरम आपको पता है द्वार को बोलते हैं, गेट को बोलते हैं, डोर को बोलते हैं, ठीक है। तो श्री विजयपुरम रखने का मतलब क्या है कि जिस दरवाजे से खड़े होके आप श्री विजय की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा जा रहा है, श्री विजयपुरम रखा जा रहा है। एक बार मैप खोल के, गूगल अर्थ खोल के इसकी पोजीशन को और अच्छे से आगे पीछे जो हैं, जो चैनल्स हैं वो सारे कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो रिसेंटली ये हुआ कहाँ, न्यू दिल्ली में। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई ये चैलेंजेस हैं, ये हमारा फोकस है, ये हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं हुआ, बस हाँ बातें हुई, जैसा आप हमेशा देखते हो COPs होती हैं, ठीक है, सिर्फ बातें ही होती हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। तो उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ, अपनी ही दिल्ली में, ठीक है। अब उसके अंदर की चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछ सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है भाई साहब, तो ग्रीन हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट करके बनाया जाता है। वाटर क्या है, H2O, अच्छा खासा इसमें हाइड्रोजन है, राइट। तो होगा क्या कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके, अब ये क्या होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि विंड हो गया या फिर सोलर हो गया, ठीक है। तो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का यूज़ करके वाटर को स्प्लिट किया जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन हम प्राप्त करेंगे, ठीक। अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करता है, और इसको आसानी से स्टोर भी किया जाता है और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्बन एमिशन ये नहीं करता है और इसको आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसके प्रोडक्शन के लिए हमें ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी भी आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है, कोल पावर प्लांट से आ रही है, राइट। तो अब अगर आप कोयला जलाओगे पक्के तौर पर एमिशन होने वाला है। तो इसलिए पहले आपको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, जो आपके विंड और सोलर एनर्जी हैं, ठीक है, इनको और डेवलप करना चाहिए, जिसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। और अगर देखा जाए कि पूरी वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज़ आगे हैं, तो सबसे टॉप पे जो नाम आता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में, वो नाम आता है जापान का। उसके बाद कुछ वेस्ट की कंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो व्हीकल्स को पावर कर सकता है, साथ ही साथ एमिशंस को कम करने में। अब सीधी सी बात है भाई, अगर ग्रीन हाइड्रोजन है वो कोई भी कार्बन एमिशन नहीं कर रहा है, ठीक। तो जो स्टील और अमोनिया प्रोडक्शन में आपकी एमिशंस हो रही हैं उनको काफ़ी हद तक ये कम कर देगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन ये था। अगला आता है आपका ओजोन पोल्यूशन हर्ट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोथ। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टडी हुई और इस स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला कि भाई देखो, जो ओजोन पोल्यूशन है ना वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ग्रोथ को हार्म कर रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप समझते हैं क्या होता है, ये रहा आपका अर्थ, ठीक है, ये रहा इक्वेटर, ये रहे ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स के आसपास जो आपके फॉरेस्ट मिलेंगे ना, उन्हें आप बोलते हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अभी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत घने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है और अच्छी खासी धूप भी होती है, ठीक है। अच्छी खासी बारिश और अच्छी खासी धूप, इसका मतलब भाई यही दो चीज़ें तो चाहिए, है ना। पेड़ों को और क्या चाहिए, यही चाहिए, बारिश हुई, पानी मिला, और धूप हुई, मस्त फोटोसिंथेसिस किया, यही तो चाहिए, ठीक। तो अगर
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अच्छे खासे मात्रा में हैं, जंगल खूब अच्छे खासे हैं, यानी कि वो क्या करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो भाई खूब एब्जॉर्ब करेंगे, और इसलिए याद रखेंगे ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना आपके, वो हेल्प करते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। क्यों? क्योंकि एक जायंट स्पंज की तरह काम करते हैं, जो कि SO2 कह रही हूँ, रियली सॉरी, CO2 को एटमॉस्फेयर से ये सीधे एब्जॉर्ब करता है। अब अगर ओजोन पोल्यूशन सीधे सीधे इनको हार्म कर रहा है, इसका मतलब उसका सीधा प्रभाव क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस पर पड़ेगा। ओजोन पोल्यूशन की बात करें तो ये क्या है? ओजोन, आपने तो सुना होगा भाई, ओजोन लेयर तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए बिल्कुल जीवन बचाने का काम करती है ना। लेकिन देखो, जो ओज़ोन है ना वो बिल्कुल हमारी बुआ की तरह है, दूर से बात करें तो बहुत अच्छा, घर आ जाए तो फिर भाई भसड़ मच जाएगी, ठीक है। तो जो ओज़ोन लेयर है, जब तक वो स्ट्रेटोस्फेयर में है तब तक तो बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर ओज़ोन वही आपकी ग्राउंड लेवल पे आ जाती है तो अब ये एक पॉल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है। कहाँ से मेनली ये पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है ओज़ोन का? तो वही बात है, व्हीकल एमिशंस और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से ओज़ोन निकल रही है, O3 आपकी निकलती है, ठीक है। तो ये पॉल्यूटेंट जो है वो कैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है? तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देती है आपको, और ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल्स होते हैं ना, वल्नरेबल्स मतलब कौन? आपके जो बच्चे हो गए और जो बूढ़े लोग हो गए, ठीक है, इन लोगों के अंदर सांस संबंधित दिक्कतों को ये बढ़ाती है। और जो ओजोन लेवल है, ये एक फैक्ट है कि ये समर में हाईएस्ट होते हैं ओजोन लेवल। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होता है वो ट्रिगर करता है इसके फॉर्मेशन को, इसलिए आपको ओजोन लेवल हमेशा गर्मियों में ज़्यादा दिखेगा और ठंडियों में थोड़ा कम दिखेगा। ये था आपका ओजोन पोल्यूशन, और ये था आपका आज का आखिरी करंट अफेयर। अभी डिफेंस की 2-3 करंट अफेयर हैं जो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, क्योंकि वो अलग प्लेलिस्ट में मुझे डालना होता है डिफेंस करंट अफेयर्स में, ठीक है, इसलिए उनको यहाँ ऐड नहीं किया, उनका अलग वीडियो बना दूंगी। बाकी अभी के लिए इतना रहेगा। बाकी पसंद आया हो तुम्हारी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, मैं तो मेरा काम करूँगी, ठीक है, तुम अपना काम करो। बाकी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।